ओके, सारे लोग आ गए। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। मेरी आवाज सुनाई दे रही है और स्क्रीन दिख रहा है ना, ये जल्दी बताओ चलो चैट बॉक्स में। अब मुझे बताओ, वर्क के डायमेंशन क्या आए थे? M1, L2, T-2, यही आए थे ना? अरे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करने के बाद यही मिला था हम लोगों को ना। ओके, उसके बाद डिवीजन है अपॉन टाइम। टाइम मतलब टी आएगा, अकेला है मतलब T1 आएगा। तो ये सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा देखते हैं। M1, L2, टी का क्या हो जाएगा? ये T1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ऑलरेडी ऊपर -2 है, -2 -1 बिकम्स -3, सो इट शुड बिकम T-3। तो ये हो गए पावर के डायमेंशन। अब हम लोग मोमेंटम के डायमेंशन निकालेंगे। दो तीन डायमेंशन होने दो, उसके बाद मैं स्क्रीनशॉट निकालने के लिए बोलूंगा। मतलब एक ही स्क्रीनशॉट में दो तीन क्वांटिटीज का डायमेंशन आ जाएगा, ठीक है। आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में ये बताया था, मोमेंटम मतलब क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए शॉर्ट फॉर्म VEL लिख रहा हूं मैं। तो मास अकेला है मतलब M1 इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, मीटर मतलब लेंथ, सेकंड मतलब टाइम, लेकिन वो सेकंड नीचे से ऊपर आएगा तो -1 बन जाएगा। तो वेलोसिटी के डायमेंशन आने चाहिए L1 T-1। ये समझा है या नहीं बताओ चलो जल्दी। एक्चुअल में ये L1 अपॉन T1 है, लेकिन वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भेजेंगे तो पावर जो है वो निगेटिव बन जाएगी, तो T-1। बस अगर ये समझाए तो फाइनल आंसर भी इजी है, यही फाइनल आंसर है। M1, L1, T-1, these are the dimensions of momentum। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी।
अब मैं तुम लोगों को एक सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, ट्राई करना ही है और मुझे आंसर बताना है। ठीक है, नोटबुक है ना सबके पास? नहीं रहेगा तो लेके आओ, जाओ जल्दी। मुझे काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन चाहिए। काइनेटिक एनर्जी वर्ड सुना है? ओके, तो इतना ही, बाकी कुछ गिवन में नहीं दूंगा मैं। आई वॉन्ट डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट्स इट। शुरू हो जाओ। ओके, यश ने आंसर दिया भी, m1 L2T-2। चेक करो बाकी के लोग, ये आंसर आता है क्या, सॉल्व करो चलो जल्दी। आई होप तुम लोग सॉल्व कर रहे हो। यश ने ऑलरेडी आंसर दिया है, वो आता है या नहीं चेक करना है। ओके, किसका किसका ये आंसर आया? सर ये आंसर आया, m1L2T-2, m1L2T-2। ओके, तो इसको हम लोग ओरली सॉल्व करते हैं। देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ m v स्क्वायर, बराबर। तो इसमें से हाफ को उड़ा दो, ये नंबर है खाली, नंबर को कभी डायमेंशन नहीं होता है। तो बचा कौन, मास और वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मास अकेला मतलब m1, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड होती है, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में सेकंड का स्क्वायर। मीटर का स्क्वायर मतलब L2, नीचे सेकंड का स्क्वायर ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर आने के बाद -2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, m1L2T-2, राइट। किसको किसको नहीं समझा है जल्दी बोलो, सबको समझा रहेगा तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम देता हूँ सॉल्व करने के लिए। तो सारे लोग कंफर्टेबल है इसके साथ, ठीक है।
चलो अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन निकाल के दे दो जल्दी। सुना है ना नाम पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी ड्यू टू हाइट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। यश आया आंसर? ओके, यश ने फिर से आंसर दिया है M1L2T-2। देखो चेक करो यही आता है क्या? ओके, अगर तुम लोग सीरियसली सॉल्व कर रहे हो तो रुक जाओ, इतना सीरियसली सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन ऑलरेडी M1L2T-2 आया है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी डायमेंशन वही आएगा। तुम लोगों का ठीक से ध्यान होता है क्या? मैंने बोला था फोर्स का डायमेंशन अगर M1L1T-2 आया है तो इसके आगे कौन से भी टाइप का फोर्स रहने दो, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स रहने दो, ग्रेविटेशनल रहने दो या टेंशन का फोर्स रहने दो, उसके डायमेंशन कभी चेंज नहीं होंगे, उसका नेचर बदल सकता है। पुश भी फोर्स होता है और पुल भी फोर्स ही होता है, लेकिन दोनों का यूनिट न्यूटन ही आएगा। जब हम लोग दुकान में आते हैं तो डोर के ऊपर लिखा हुआ रहता है ना, पुश नहीं तो पुल, डिपेंड करता है तुम लोग कौन से साइड पे खड़े हो। तो पुश और पुल दोनों भी फोर्स ही है, उनका नेचर अलग अलग है, लेकिन उनका ऐसा यूनिट न्यूटन है और उनके डायमेंशन हमेशा M1L1T-2 ही रहेंगे। सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करो। अगर काइनेटिक एनर्जी का आंसर M1L2T-2 आया है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी का भी आंसर यही आएगा, और कौन से भी टाइप का एनर्जी रहने दो, एनर्जी ये वर्ड आया इसका मतलब आंसर M1L2T-2 आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है ना? सबको समझा है? ओके ग्रेट। अब मुझे बताओ वर्क और एनर्जी ये दोनों के डायमेंशन सेम आए हैं या नहीं? वर्क का भी ये देखो, वर्क का तो अपने सामने है स्क्रीन के ऊपर, वर्क के डायमेंशन ये है M1L2T-2। अब हम लोग सोचेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्वांटिटीज तो अलग अलग है, वर्क ये क्वांटिटी अलग है, काइनेटिक एनर्जी ये क्वांटिटी अलग है, और पोटेंशियल एनर्जी ये क्वांटिटी अलग है, फिर भी इनके डायमेंशन सेम क्यों है? इसका मतलब ये आपस में रिलेटेड होने चाहिए। There must be some link or some relation between these quantities, isn't it? हेलो। तो अब हम लोगों को इसका लिंक देखना है, और एक स्टेटमेंट है वो याद रखो, वर्क और एनर्जी ये दोनों के ऐसा यूनिट सेम है, जूल, JOULE। तो एनर्जी और वर्क डन दोनों भी हम लोग ऐसा यूनिट के लिए जूल का इस्तेमाल करते हैं। तो जिनके यूनिट सेम होते हैं ना उनका डायमेंशन सेम आ जाता है। अब तुम लोगों को ना इमेजिन करना है, एक मैं एग्जांपल बता रहा हूं। कंसिडर करो
3 फ्लोर का बिल्डिंग है, 3 स्टोरी बिल्डिंग है, लिफ्ट नहीं है उसको, मेरे हाथ में एक बॉक्स है और मैं ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हूं, मुझे उस बॉक्स को सेकंड फ्लोर तक लेके जाना है, तो मैं स्टेयरकेस का इस्तेमाल करूंगा, स्टेयर्स का इस्तेमाल करके ऊपर चला जाऊंगा। तो जब मैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर था तब मेरी हाइट कितनी थी? हेलो, 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 अरे सुनाई दे रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? समझा नहीं? मेरे पास एक बॉक्स है, वो मुझे ग्राउंड फ्लोर से लेके सेकंड फ्लोर तक लेके जाना है चल के। तो जब मैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर रहूंगा तो बॉक्स की हाइट कितनी रहेगी? मेरी हाइट के बराबर या मेरे हाइट से थोड़ी कम? अरे क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? जवाब दो जल्दी चैट बॉक्स में। सो गए क्या? चलो कंसिडर करो वो बॉक्स मैंने ना जमीन के ऊपर रख दिया है, हाथ में भी नहीं पकड़ा है, बाद में उठा के लेके जाना हो, जानने वाला हो, ठीक है? तो अभी हाइट कितनी रहेगी बॉक्स की? 0। ग्राउंड के ऊपर रखा है मतलब हाइट 0 ही हो जाएगी ना, ग्राउंड से तो हाइट गिनना शुरू करते हैं। और कंसिडर करो एक फ्लोर की हाइट ऑलमोस्ट 5 मीटर इतनी है, तो 2 फ्लोर की हाइट कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। तो सेकंड फ्लोर के ऊपर जाने के बाद उस बॉक्स की ग्राउंड से हाइट कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। तो अब मुझे बताओ बॉक्स के पास हाइट आ गई, हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी आती है? पोटेंशियल एनर्जी यानी पीई, बराबर। अब मुझे बताओ ये बॉक्स अपने आप ऊपर चला गया क्या? नहीं। तो मैंने उसको उठाया और ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया ना, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है और मैं बॉक्स को ऊपर लेके जा रहा हूं, मतलब मैंने वर्क किया। किसके ऊपर? बॉक्स के ऊपर। किसके अपोज में? ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोज में। तो वर्क डन करने की वजह से उस बॉक्स के पास हाइट आ गई और हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इसलिए वर्क डन और एनर्जी रिलेटेड है। आई होप ये एग्जांपल क्लियर है। स्टार्टिंग में बॉक्स ग्राउंड के ऊपर रखा था, हाइट 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी 0, मैंने उठाया भी नहीं मतलब वर्क भी नहीं किया। अब मैंने उसको उठाया और सेकंड फ्लोर तक लेके गया, मतलब उसके पास 10 मीटर इतनी हाइट आ गई, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट मैंने काम किया, काम करना मतलब वर्क डन, और जो मैंने काम किया वो बॉक्स के अंदर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का यूनिट सेम, डायमेंशन सेम। अब सेकंड फ्लोर के ऊपर मैंने वो बॉक्स को रख दिया, ठीक है, किसी को तो मैंने डिलीवर कर दिया, और उस बॉक्स के अंदर जो भी था वो उसको पसंद नहीं आया, तो उसने विंडो खोला और बॉक्स को नीचे फेंक दिया। है कोई तो बदतमीज? तो अब बॉक्स ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा ना। तो गिरते समय उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी या नहीं?
तो उसकी वेलोसिटी बढ़ते ही जाएगी ना जैसे वो ऊपर से नीचे गिरना शुरू करेगा, लेकिन हाइट कम होते जाएगी क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रहा है, ग्राउंड की तरफ जा रहा है वो, मतलब हाइट कम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन किस में होगा? काइनेटिक एनर्जी में। और ये करते समय जो वर्क हो रहा है वो ग्रेविटी के साथ हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है और बॉक्स भी डाउनवर्ड ही गिर रहा है। हो गया ना फिर से वर्क और एनर्जी का रिलेशन। स्टार्टिंग में वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी था पोटेंशियल एनर्जी हाइट, अब उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया है, छोड़ दिया है विंडो खोल के, तो ग्रेविटी के साथ में वो नीचे गिर रहा है, तो इसको बोलते हैं वर्क डन विथ ग्रेविटी। तो फिर से वर्क और एनर्जी का इस रिलेशन आया, और ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट। तो आई होप ये तीनों का आपस में जो रिलेशन है वो तुम लोगों को समझ में आ गया। वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ये फाउंडेशन कोर्स खत्म होने के बाद जब हम लोग 11th का पूरा मतलब सिलेबस चालू करेंगे ना, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आने वाला है। ये थ्योरम अभी सिर्फ याद करो, मैं जो बता रहा हूँ वो, इस थ्योरम का नाम होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, नहीं तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। और वो हम लोगों को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन, इनका आपस में रिलेशन क्या है ये थेरोटिकली और एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है। ये सिर्फ अभी नाम याद रखो, वर्क एनर्जी थ्योरम, नहीं तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ये हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोगों ने ये एग्जांपल लेके पढ़ा है, इसका प्रॉपर डेरिवेशन भी है, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके डिराइव करेंगे हम लोग बाद में। चलो आज के सेशन का एक लास्ट पार्ट में और एक तुम लोगों को डायमेंशन निकालने के लिए क्वांटिटी देता हूं। इलेक्ट्रिक करंट सुना है ना तुम लोगों ने, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, वो तो हम लोगों के ना, एक काम करते हैं, मैं तुम लोगों को ये सॉल्व करने के लिए नहीं देता हूं, मैं अभी तुम लोगों के सामने ये सॉल्व करके दिखाता हूं। जो हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना लिखे है ना साथ, उसमें इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी भी है, कैपिटल आई नहीं तो कैपिटल ए, ये उसका सिंबल है। तो उसका यूज करके करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बाकी के जो क्वांटिटीज होते हैं ना, उनके डायमेंशंस कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो। एक्चुअल में ये मैं तुम लोगों को अभी देने वाला था, लेकिन ये थोड़ा डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं और कुछ न्यूमेरिकल्स दे दूंगा, न्यूमेरिकल्स मतलब डायमेंशन निकालने के लिए क्वांटिटीज दे दूंगा। अभी जो मैं लास्ट क्वांटिटी दिखा रहा हूँ वो, उसके ऊपर ध्यान दो। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, पता है क्या? सुना है ये फॉर्मूला? सिंबॉलिक लैंग्वेज में इसको कैपिटल आई इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ऐसे लिखते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है, लेफ्ट हैंड साइड में जो करंट लिखा है ना, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, और राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में जो टाइम है ना, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो बचा कौन इसमें? सिर्फ चार्ज। तो चार्ज क्या होना चाहिए? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इसको रीअरेंज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, करंट इनटू टाइम इज इक्वल टू चार्ज। क्लियर है ये सबको? जल्दी बताओ। तो करंट के लिए मैं सिंबल यूज कर रहा हूं कैपिटल आई,
अकेला करंट है, एक करंट है, इसका मतलब रेस टू वन, मतलब I1 हो जाएगा। इनटू टाइम, टाइम मतलब कैपिटल टी, अकेला है मतलब पावर में 1 डाल देंगे। बस हो गया। तो चार्ज के डायमेंशन कैसे आएंगे? T1 I1। देखो जनरली ना सीक्वेंस ये फॉलो होता है, लेंथ, मास, टाइम, ये तीनों को ना पहले 3 नंबर दिए गए, उनमें तुम लोग लेंथ और मास को आपस में इंटरचेंज करते हो तो चलेगा, लेकिन ये 3 पहले आने चाहिए, लेंथ मास टाइम, नहीं तो मास लेंथ टाइम, और उसके बाद के बचे हुए क्वांटिटीज। इसलिए मैंने इसको रीअरेंज करके टाइम को आगे लिया और आई को बाद में डाल दिया। ठीक है ना, ये समझ में आया है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, आज का सेशन यहाँ पे ही खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में, मतलब आज फ्राइडे है ना, नेक्स्ट लेक्चर मोस्टली ट्यूसडे को रहेगा, ट्यूसडे और फ्राइडे अपने फिक्स है फिजिक्स फाउंडेशन के। तब तक ना करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है या 10th का टेक्स्ट बुक है, उसमें वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, ऐसे बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा, ये सब पढ़ के रखो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकालने वाले हैं। ठीक है, पढ़ के रखो ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मेरे पास फोर्स के डायमेंशन नहीं है ठीक है, लेकिन फोर्स का बेसिक फॉर्मूला भी नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर फोर्स का बेसिक फॉर्मूला है ना, F इज इक्वल टू ma, तो उससे मैं सारी चीजें निकाल सकता हूँ। तो बेसिक क्वांटिटीज, बेसिक डायमेंशंस, बेसिक फिजिकल फॉर्मूले ये ना याद करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, मोस्टली ट्यूसडे को रहेगा। बाय बाय।